सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद पर विश्वास रखते हैं, जो गिरकर फिर उठते हैं और हर चुनौती का सामना करते हैं। बस हिम्मत मत हारिए, आपकी जीत तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बजने वाले हैं, समय हो चुका है आपके पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी जनमत का। एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आपका वोट होता है, तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में आज के मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। कौन से मुद्दे हैं, कुछ ही पलों में फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो मुद्दे भी हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा जूम आउट करके आपको वो मुद्दे हम दिखाने का प्रयास करते हैं फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। आज आपके लिए क्या क्या हम लेकर आए हैं। मंदिर बुलडोजर का मुद्दा भी होगा और तमाम मुद्दे होंगे जिनसे आपको अवगत आज हम कराने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो कई मुद्दे आज होंगे। चलिए फ्लोर ग्राफिक्स को आज अवॉइड करते हैं जब तक वो फ्लोर, ये थोड़ी देर बाद पहले इसको हम फ्लोर ग्राफिक्स को अवॉइड करेंगे, वापस पीछे आएंगे। लेकिन आज पहला मुद्दा जो है वो मंदिर का है। देखिए, दिल्ली के मयूर विहार की बात करेंगे, जहां पर स्थित संजय झील पार्क में बने 3 मंदिरों को तोड़ने के नोटिस के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के हॉर्टिकल्चर विभाग ने इन मंदिरों को अतिक्रमण बताते हुए नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया शुरू होते ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं सुनी याचिका, ये आपको बता दें। मंदिरों को गिराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका दाखिल की। उन्होंने दलील दी कि ये मंदिर 35 से 40 साल पुराने हैं और 2009 से पहले के धार्मिक स्थलों को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का प्रतिबंध है। उन्होंने ये भी कहा कि रात के समय ही मंदिरों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और सुबह 500 से अधिक सुरक्षा बलों और अधिकारियों को वहां भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाना चाहिए। अदालत ने पूछा कि यह मामला अनुच्छेद 32 के तहत क्यों दायर किया गया है और साथ ही यह भी कहा कि इस मामले में जितना बताया जा रहा है उससे कहीं अधिक कुछ और भी है। कोर्ट ने जहांगीरपुरी बुलडोजर मामले का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मामले के अलग अलग तथ्य होते हैं और इस पर पहले हाईकोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। अब डीडीए की कार्रवाई और जनता का गुस्सा। देखिए, डीडीए की ओर से जारी नोटिस के अनुसार संजय झील पार्क में बने कालीबाड़ी मंदिर, अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर को अवैध निर्माण मानते हुए हटाने का आदेश दिया गया था। इस पर स्थानीय निवासियों ने कड़ी आपत्ति जताई। क्षेत्रवासियों ने दावा किया कि ये मंदिर 40 साल से अधिक पुराने हैं। ये सभी मंदिर पंजीकृत हैं और यहां हर साल दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं। अब नोटिस में डीडीए के विभागीय मोहर के साथ अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठाए गए। बुलडोजर कार्रवाई की खबर फैलते ही स्थानीय लोग विरोध में उतर आए। रात भर मंदिर में पूजा अर्चना हुई और सुबह जब प्रशासन ने बुलडोजर भेजा तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। बढ़ते हंगामे को देखते हुए प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए रोक दी है। मंदिरों के पुजारियों और स्थानीय निवासियों की प्रतिक्रिया अब ये देख लीजिए। मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले पुजारियों का कहना है कि ये धार्मिक स्थल किसी के लिए बाधा नहीं बने हैं और कई वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रही है। एक पुजारी ने बताया कि वो पिछले 10 वर्षों से इस मंदिर में पूजा कर रहे हैं और आज तक किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। स्थानीय लोगों ने भी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं कि आखिर इतने पुराने धार्मिक स्थलों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ निवासियों का कहना है कि प्रशासन को पहले चर्चा करनी चाहिए थी और कोई वैकल्पिक समाधान निकालना चाहिए था। लेकिन अब दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित 3 मंदिरों को गिराने का फैसला अब रद्द कर दिया गया है। 2 में तो पुष्टि है। डीडीए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन मंदिरों को अतिक्रमण बताकर हटाने का आदेश दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध और कानूनी लड़ाई के बाद यह कार्रवाई रोक दी गई है। डीडीए ने अब बुलडोजर ना चलाने का निर्णय लिया है, जिससे सनातन धर्म के अनुयायियों को बड़ी राहत मिली है।
अब स्थानीय लोग लंबे समय से इन मंदिरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब तीनों मंदिर यथावत बने रहेंगे और ये पहली खबर मंदिरों के बचाव की। सुदर्शन न्यूज प्रमुखता से खबर को रात से ही हम आरंभ हो गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, हमारे दिल्ली वाले पेज पर, हम हर जगह हमने पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया। फिर प्रशासन, वहां के लोग, सब कोई हरकत में आए, तमाम हिंदू संगठन हरकत में आए और ये मंदिर टूटने से बच गए। बहुत दुख होता है जब ऐसी खबर सामने आती है। कल रात को हमारी पूरी टीम, सुदर्शन न्यूज के पूरे एम्प्लॉय, हर कोई परेशान था कि कहीं इन मंदिरों को तोड़ ना दिया जाए, क्योंकि जब हमने श्रद्धालुओं की बातों को सुना, उनकी भावनाओं को सुना, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे हम इन मंदिरों को आखिरी बार देख रहे हैं। सोचिए, आप भी जिस मंदिर पे रोज जाते होंगे या फिर कभी मंगलवार जाते होंगे या शनिवार जाते होंगे, वहां पर ऐसे एक्शन की खबर आपको सुनाई पड़े तो आपका भी दिल ठंडा पड़ जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि भाई आपके पास बोलने को कुछ नहीं रहेगा। तो ये स्थिति यहां पर हो गई थी। लेकिन सुदर्शन न्यूज की जो है, हमारी जो पहल रहती है, केवल समाचार ही नहीं बताते, समाधान का भी प्रयास करते हैं। तो यहां पर समाधान हुआ और सभी को यहां पर हम धन्यवाद करते हैं। जो भी कार्यकर्ता थे, जो सनातनी थे, जो वहां पर उतरे, ग्राउंड पर गए, उन्होंने रोका और जिन्होंने विरोध दिखाया, विरोध दर्ज कराया। क्योंकि हम कहते हैं बार बार, मस्जिदें वहां पर चमक रही हैं, मदरसे जहां पर चमक रहे हैं, वो प्रशासन को नहीं दिखते क्या? केवल मंदिर ही निशाना क्यों बनते हैं? क्योंकि हिंदू विरोध नहीं करता क्या? इसीलिए ये बार बार हर बार नहीं चलेगा और खास तौर पर दिल्ली में तो अब ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहते हैं एकजुट आप रहेंगे तो हर फैसले को बदलने की शक्ति आपके पास आती है। चलिए, ये खबर भी आपको दिखाई। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से जो प्रश्न है वो आपसे हमने जो पूछा वो आपको बताएंगे। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाले फैसलों की जांच जरूरी, हां या ना में 98% लोगों ने कहा हां, 2% ने कहा ना। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में 13 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए भगवंत मान सरकार ने जिस तरह की तानाशाही दिखाई, उसने ये साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी अब किसानों के साथ नहीं बल्कि बड़े व्यापारियों और कॉरपोरेट लॉबी के इशारों पर चल रही है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी, शंभू और खनौरी बॉर्डर से जबरन धरने को उखाड़ फेंकने और किसानों पर पुलिस बल का इस्तेमाल, ये सब कुछ ये दिखाने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी की असली नीति क्या है। जो भगवंत मान कभी किसानों के समर्थन में खड़े होकर मोदी सरकार से भिड़ने की बात करते थे, वे अब उन्हीं किसानों के खिलाफ पुलिस और बुलडोजर लेकर खड़े हैं। जब सत्ता का स्वाद लग जाए तो जनता के मुद्दे सिर्फ राजनीति बन जाते हैं और यही आम आदमी पार्टी ने किया है। भगवंत मान ने पहले किसानों को हमेशा समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही व्यापारी और कॉरपोरेट्स का दबाव आया, उन्होंने बिना एक सेकंड गंवाए किसानों पर लाठी चला दी। क्या यही आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है? अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी ने अचानक किसानों को हटाने का फैसला किया? वजह साफ है, पंजाब के व्यापारियों का दबाव। 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे धरने से अमृतसर दिल्ली हाईवे बंद था, जिससे व्यापारियों की परेशानी बढ़ रही थी। भगवंत मान सरकार के मंत्री व्यापारियों को खुश करने के लिए किसानों पर कार्रवाई करने को मजबूर हो गए। ये वही व्यापारी हैं जो हर चुनाव में सत्ता के दलालों को समर्थन देते हैं और भगवंत मान सरकार ने वही किया जो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया, किसानों को हटाओ, व्यापारियों को खुश करो। तो क्या अब तक आम आदमी पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए किसानों का इस्तेमाल कर रही थी? इस सवाल का जवाब जनता जरूर आपसे लेकर रहेगी। इससे पहले 3 मार्च को भगवंत मान संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से वॉकआउट कर चुके थे। उन्होंने तब भी साफ कर दिया था कि किसानों की तकलीफों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हद तो तब हो गई जब आधी रात को पुलिस ने किसान नेताओं को गिरफ्तार किया और घटनास्थल को बुलडोजर से साफ कर दिया। क्या यही वो सरकार है जो आम आदमी के लिए लड़ने का दावा करती थी, या फिर आम आदमी पार्टी का असली एजेंडा सत्ता मिलते ही बदल जाता है? किसान संगठन इसे विश्वासघात मान चुके हैं और अब वे पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े होंगे। भगवंत मान सरकार ने जो किया उसकी सजा अब उन्हें जनता देगी। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के लिए यह फैसला राजनीतिक आत्महत्या साबित हो सकता है। पंजाब के किसान वही लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचाया था, लेकिन अब जब भगवंत मान ने ही उन्हें इन किसानों के खिलाफ लाठियां चलवा दी, एक्शन करवा दिया, तो क्या किसान फिर भी इस पार्टी पर भरोसा करेंगे?
आम आदमी पार्टी की असली सच्चाई सामने आ चुकी है और ये पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए लड़ती है, जनता के लिए नहीं। अब देखना यह होगा कि पंजाब के किसान जिनकी मेहनत से ये राज्य चलता है, क्या भगवंत मान को सत्ता से बाहर करने की तैयारी तो नहीं करेंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा समर्थन खो दिया है? क्या ये लड़ाई अब सिर्फ आंदोलन की है या भगवंत मान सरकार के अंत की शुरुआत है? पंजाब के किसान जवाब देंगे और जवाब इतना करारा होगा कि भगवंत मान याद रखेंगे किस तरह उन्होंने सत्ता के लिए अपने सबसे बड़े समर्थकों को खो दिया। लेकिन अब जवाब तो भगवंत मान को भी देना होगा कि जब किसानों को एमएसपी देने का रोड मैप तैयार किया गया था तो इस सिलेबस में अचानक बुलडोजर कहां से आ गया? इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं जरा देखिए। ये शंभू बॉर्डर पे जो काफ़ी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। आफ्टर गिविंग प्रॉपर वार्निंग इनको दी गई थी और उसके बाद ये सारा क्लियर करवाया गया है। कुछ लोगों ने अपनी विलिंगनेस दी थी कि हम घर जाना चाहते हैं, तो उनको बसेस में बिठा के घर भेजा गया और इन एडिशन जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं और व्हीकल्स हैं उनको मूव करा जा रहा है। पूरी रोड बिल्कुल क्लियर की जाएगी और ट्रैफिक के लिए ओपन करी जाएगी। हाँ जी, हरियाणा पुलिस वाले भी साथ ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे और उनकी तरफ से ही डील है। जब उनकी तरफ से खुलेगा तो ये हाईवे चल पड़ेगी। नहीं, हमें कोई यूज़ ऑफ फोर्स नहीं करनी पड़ी, कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बहुत अच्छी तरह से किसानों ने कोऑपरेट करा है और खुद ही वो बसेस में बैठ के थे। बड़े दुख की बात है, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं भी पंजाब में, पंजाब के किसानों के साथ सेंटर ने अपने मिनिस्टर और अपनी टीम भेजी हुई है बात करने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको हल करने के लिए। और ये जो लोग, इनको प्रॉब्लम क्या हुई? इनको प्रॉब्लम ये हुई भी जब ये लुधियाना वेस्ट की इलेक्शन के लिए गए तो पंजाब के जितने भी व्यापारी थे उन लोगों ने इकट्ठे होकर ये बोला भी हम आपको वोट क्यों दे, आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर रखे हैं, हमारा तो पंजाब का व्यापार ही बिल्कुल डूब गया, तो आप वोट किस चीज की मांग रहे हो? तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राज्यसभा के लिए केजरीवाल जी और उनको वोट लेने के लिए लुधियाना वेस्ट से ये दोनों लीडर, किसान लीडर डल्लेवाल और पंधेर को उन्होंने आज मीटिंग के बाद उठवाया। हम पंजाब के सब किसान भाइयों को ये बात बताना चाह रहे हैं भी बीजेपी आपके साथ है, बीजेपी आपका काम करना चाह रही है। बात करेंगे आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वालों की, खलनायक को नायक बताने वालों की, औरंगजेब और गजनी को अपना माई बाप बनाने वालों की और ऐसे आक्रांताओं और खलनायकों को महिमा मंडित करने के लिए हर वर्ष लगाए जाने वाले उर्स की, उस मेले की जिस पर योगी सरकार ने इस वर्ष से ही रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबल जिले के बहराइच में हर वर्ष लगने वाली उर्स को अनुमति देने से केवल मना ही नहीं किया बल्कि यह फरमान भी जारी किया है कि आक्रांताओं को महिमा मंडित करने वालों को देशद्रोही माना जाएगा। आक्रांताओं का महिमा मंडन करने को देशद्रोह से जोड़ने के बाद वीएचपी और हिंदूवादी संगठन जहां इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इसे मिलीजुली संस्कृति पर हमला बता रहे हैं। इस मुद्दे पर मैं ज्यादा बोलूं उससे बेहतर आप हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। इतिहास में हिंदू भूमि पर लूट का तांडव करने वाले इस्लामी आक्रांताओं के साथ साथ अतीत में कन्वर्जन का जिहादी खेल खेलने वाले गाजियों ने भी हिंदुस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इतिहास में जिहादी गाजियों की तलवार के डर से पठानी सलवार पहन लिया था, वो आज उन्हीं गाजियों की जीत का जश्न मनाने के लिए अपने ही देश के सिस्टम के खिलाफ आ खड़े हुए। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले इसी सोच पर आज योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा हमला बोला। स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था। वास्तव में योगी आदित्यनाथ ने उस मजहबी सोच पर हमला बोला है जो आज देश के कोने कोने में मजहब के नाम पर विदेशी आक्रांताओं का खुला समर्थन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो रहते तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती महाराष्ट्र में है, लेकिन इनके दिल में औरंगजेब बसता है और औरंगजेब
जिसने ना जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, असंख्य हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कराया और छत्रपति संभाजी महाराज को कठोर यातनाएं दी। जिस सच पर पर्दा डालकर आज औरंगजेब को बाप मानने वाले जिहादी भीड़ कभी सरेआम औरंगजेब के समर्थन में नारे लगाती हैं, जो कभी उसी औरंगजेब के कब्र के लिए पूरे नागपुर पर जिहादी तांडव करते हैं। वही मजहबी सोच आज संभल में उस जिहादी मसूद गाजी के नाम पर मेले के आयोजन की मांग कर रही है, जिसने महमूद गजनवी के आदेश पर सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सालार मसूद क्रूर आक्रांता था, जिसे बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार किया और मंदिरों को ध्वस्त भी किया। इसी वजह से उसे गाजी यानी इस्लाम के लिए काफिर से लड़ने वाले की उपाधि मिली। सालार मसूद गाजी ने भारत में आक्रमण करने के दौरान जहां जहां डेरा डाला था, वहां वहां आज मुसलमानों द्वारा उर्स यानी उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इनमें मेरठ का नौचंदी मेला, पूरनपुर अमरोहा का नेजा मेला, थमला और संभल के मेले प्रमुख हैं। संभल में क्रूर सालार मसूद के उर्स के लिए मुसलमान नेजा मेला लगाने की तैयारी में थे। 25, 26 और 27 मार्च को मेला कमेटी ने मेला लगाने का ऐलान भी किया था। यही नहीं, संभल में 18 मार्च को मेले का झंडा गाड़ने की भी योजना बनाई गई, जिस पर संभल जिला प्रशासन ने ये साफ कहते हुए आयोजन पर रोक लगा दिया कि लुटेरों के नाम पर आज से संभल में किसी भी मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। लूटा तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप ही कह रहे सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन विदेशी आक्रांताओं ने अतीत में भारत भूमि पर जिहाद का घिनौना खेल खेला, आज कुछ लोग उन्हीं आक्रांताओं के नाम पर कभी नागपुर में आग लगा देते हैं तो कभी संभल में उर्स मेला आयोजित करने की मांग करते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका मजहब एक है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जिहादी भीड़ एक दिन मजहब के नाम पर ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार आतंकवादियों के महिमा मंडन से भी संकोच नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, खबर आपने जानी। इस खबर पर भी पोल के माध्यम से, यानी कि जनमत में हर मुद्दे पर एक पोल होता है। ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हमने पूछा, आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है कि नहीं? हाँ बोलने वाले 99% की भाई हाँ, आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले देशद्रोही हैं। केवल 1% इसमें ना कहने वाले हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि आक्रांताओं का महिमा मंडन करना देशद्रोह है। और आप सोचिए, औरंगजेब का जब नाम लिया जाता है, चाहे नागपुर का मामला भी हो, जब ये सारे मिलकर जब पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे थे, नारेबाजी कर रहे थे, तो ऐसे नाम ले रहे थे, पता नहीं कौन औरंगजेब है या उनका राजा अभी भी लगता होगा। उस औरंगजेब की तारीफ ऐसे की जाती है इनके द्वारा। इसीलिए इन लोगों को शायद और भी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, औरंगजेब की असलियत के बारे में भी जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी प्रयागराज उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राम मनोहर मिश्रा की हालिया टिप्पणी ने देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, एक नई बहस छिड़ दी है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि स्तन छूना और पैजामे का नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म का प्रयास नहीं माना जा सकता एक केस के आधार पर। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में यौन अपराधों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ रही है और न्यायिक प्रणाली पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दबाव है। दरअसल कासगंज की एक अदालत ने 2 आरोपियों पवन और आकाश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम की धारा 18 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों पर एक 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के बलात्कार के प्रयास का आरोप था। पीड़िता के अनुसार आरोपियों यानी पवन और आकाश ने 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा, जबकि आकाश ने उसके पैजामे के नाड़े को तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई। लेकिन राहगीरों और गवाहों के हस्तक्षेप के कारण आरोपित पीड़िता को छोड़कर मौके से भाग गए, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने मामला दर्ज कराया। आरोपियों ने निचली अदालत के आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत अपराध का मामला नहीं बनता, बल्कि आईपीसी की धारा 354 और 354 भी निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग के अंतर्गत आता है।
17 मार्च 2025 को दिए गए अपने आदेश में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा कि बलात्कार के प्रयास का आरोप साबित करने के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि अपराध की योजना तैयारी के चरण से आगे बढ़कर वास्तविक प्रयास की श्रेणी में आ चुकी थी। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया है कि आरोपियों के कृत्य से पीड़िता नग्न हुई या उसे किसी भी प्रकार का गंभीर यौन उत्पीड़न सहना पड़ा, उसका शिकार होना पड़ा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गवाहों ने यह नहीं कहा है कि आरोपी के इस कृत्य के कारण पीड़िता के कपड़े पूरी तरह उतर गए या उसने कोई और गंभीर प्रयास किया। अब कोर्ट ने निचली अदालत के समन को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कहा कि आरोपियों पर आईपीसी की धारा 354B और पॉक्सो अधिनियम की धारा 9 और 10 गंभीर यौन हमले के तहत मुकदमा चलाया जाए। ये धारा यौन उत्पीड़न के गंभीर मामलों में लागू की जाती है, लेकिन इसे बलात्कार के प्रयास से अलग माना जाता है। अब कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट ने तकनीकी आधार पर आरोप तय किए हैं। हालांकि उनका कहना है कि इस फैसले से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के बीच स्पष्ट कानूनी विभाजन सामने आता है, जिससे भविष्य में ऐसे मामलों की जांच और अभियोजन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सकता है। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि यह मामला बलात्कार और यौन उत्पीड़न के कानूनी अंतर को उजागर करता है। आखिर क्या अंतर है धारा 376 और धारा 354B में, इसे हम अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर समझाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कुछ ही पलों पर बड़ी स्क्रीन पर चलेंगे, थोड़ा सा भी हम देखिए जूम आउट भी करते हुए हल्का सा आपको मैं यहां आ जाता हूं, बस इतना, ये सही है। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये जो है हाई कोर्ट की जो टिप्पणी के बारे में बताऊं, जज की टिप्पणी की विश्लेषण, आईपीसी धारा 376 दुष्कर्म, ये धारा दुष्कर्म रेप से संबंधित है, ये है इसमें। और आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझाते हैं ग्राफिक्स में और क्या है। अब इसमें महिला को नग्न करने के प्रयास से संबंधित है आईपीसी धारा 354B, महिला की गरिमा का अपमान। तो आप यहां सेक्शंस को भी समझते चलिए ताकि यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसमें और क्या है, कोई पुरुष किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध धोखे से या फिर डरा कर या नाबालिग होने की स्थिति में संभोग करता है या फिर दुष्कर्म की श्रेणी में आता है, वह आईपीसी धारा 376 यानी दुष्कर्म रेप का मामला। और आगे बढ़ते हैं कि भाई आईपीसी धारा 354B, महिला की गरिमा का अपमान, कोई पुरुष किसी महिला कपड़े उतरवाने की कोशिश करता है या इस कार्य में किसी और को मजबूर करता है तो ये 354B के तहत आता है। तो ये विश्लेषणात्मक फर्क आपको थोड़ा यहां पर समझ में आता चलेगा। इसमें 10 साल से लेकर 376 या 376 दुष्कर्म में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास, लाइफ टाइम तक की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो यहां पर बड़ी सजा है। अब और क्या है वो भी आपको बताते चलें। अब आईपीसी धारा 354B, महिला की गरिमा का अपमान, इसमें 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 54B में यहाँ पे सजा कम है, उससे 76 से कम है। ये अपराध गंभीर यानी 376 दुष्कर्म जो आईपीसी धारा है, ये अपराध गंभीर और गैर जमानती नॉन बेलेबल होता है। तो 376 थोड़ा सा टफ है, नॉन बेलेबल है। अब और क्या, आईपीसी धारा 354 के बारे में बताएं, महिला की गरिमा का अपमान, ये अपराध भी गंभीर और गैर जमानती है, नॉन बेलेबल होता है, ये भी होता है। और भी कुछ है तो वो भी आपको समझाता मैं चलता हूं। अब आईपीसी धारा 376 दुष्कर्म में ये महिला के बारे में देखिए और बताते हैं। ये महिला की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा अपराध है, लेकिन 54B में, लेकिन ये बलात्कार नहीं होता। 54B में और 376 में ये फर्क है। ये फर्क जो है वो आपको हमने यहाँ पर समझाया ताकि इस पर कोई भी दांव पेच फंस ना जाए। कानूनी मामला है, आपको हर तथ्य को समझना चाहिए कि आखिर जज की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसका मीडिया में हर कोई अपना विश्लेषण तो करेगा, लेकिन हमने आपको सटीक बता दिया कि कहा क्या गया है और टेक्निकलिटीज क्या है। देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से इसकी आलोचना भी हो रही है। यह फैसला न केवल बलात्कार और उत्पीड़न के कानूनी भेद को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि न्यायपालिका को ऐसे मामलों में साक्ष्यों की सटीकता और कानूनी परिभाषाओं के बीच संतुलन बनाना होता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित इलाके में जवानों ने मुठभेड़ में 22 नक्सलियों को मार गिराया है। इस कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवानों के साहस की सराहना की और कहा कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, बस्तर अब स्वर्ग बनने की राह पर है, बहुत जल्द लोग यहां की खूबसूरती को निहार सकेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का संकल्प पूरा होगा और बस्तर में शांति आएगी। डबल इंजन सरकार का फायदा दिख रहा है और सुरक्षा बल मजबूती से नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने तंज कसते हुए कहा कि बस्तर में कौन कौन से उद्योगपति आने वाले हैं, क्या सरकार रेड कारपेट बिछा रही है। उनके बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।
चुनाव में लगातार 4 बार हार के कारण वो बौखलाए हुए हैं और अब अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे ताकि जल्द से जल्द इस समस्या का खात्मा हो सके। बस्तर को नक्सल मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसी पर आप एक प्रतिक्रिया भी सुनिए। आज दिनांक 20 मार्च को बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर और जिला कांकेर में 2 इलाकों में अलग अलग मुठभेड़ अभी जारी है। जिला बीजापुर के मुठभेड़ में बीजापुर डीआरजी, सुकमा डीआरजी, कोबरा सीआरपीएफ का बल शामिल रहा। ये तीनों जिला के सरहदी इलाका में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा का सरहदी इलाके में ये मुठभेड़ हुई। आमतौर पर इस क्षेत्र में पश्चिम बस्तर माओवादी डिवीजन कमेटी का और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का उपस्थिति रहते हैं। अभी शनाख्ती कार्रवाई बाकी है। अब तक कुल 18 माओवादियों के डेड बॉडी रिकवर की गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान हमारा बीजापुर डीआरजी के एक जवान का भी वीरगति हो गई, उनका शहादत हो गई। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा लगातार भी इलाका में घेराबंदी और सर्चिंग जारी रखा। दूसरी ओर कांकेरियम नारायणपुर के सीमावर्ती इलाका में उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी, मार डिविजनल कमेटी और पीएलजी कंपनी नंबर 5 के माओवादी की उपस्थिति का सूचना पर कांकेर डीआरजी एवं बीएसएफ का बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभी सुबह 8 बजे से लगातार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात उस इलाके में सर्चिंग में 4 माओवादियों का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी रिकवर हुआ। कुल मिलाकर दोनों अभियान से जोड़कर टोटल अब तक 22 माओवादी का डेड बॉडी और काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स भी बरामद की गए थे। माओवादियों का शनाख्ती कार्रवाई भी शेष है। शनाख्ती पूर्ण होने के बाद फिर और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। पापाराव भी उस मुठभेड़ में घेरा गया है। आमतौर पर इस इलाका में जैसा पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी और उसके संबंधित जो कैडर्स है, जो डिविजनल कमेटी कैडर्स का और स्टेट लेवल कमेटी कैडर्स का उपस्थित रहते, लेकिन जैसे शनाख्ती कार्रवाई पूर्ण होने के बाद हमको और स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकता है। बीजापुर दंतेवाड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुबह से मुठभेड़ जारी था, जिसमें डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 7 बजे से लगातार मुठभेड़ जारी था। इस मुठभेड़ के बाद अभी तक 18 माओवादियों के शव बरामद हुए हैं। इसके साथ में ही ऑटोमेटिक्स और सेमी ऑटोमेटिक हथियार के अलावा कई प्रकार के अन्य हथियार भी बरामद हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान डीआरजी बीजापुर का एक जवान शहीद भी हो गया है। अभी लगातार मुठभेड़ जारी है और आगे उसके हिसाब से अपडेट होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात करेंगे नागपुर मामले की। नागपुर में सोमवार रात दंगों की भयावह आग भड़क उठी थी, ये आप सब जानते हैं। महाराष्ट्र की धरती से औरंगजेब की कब्र हटाने के मुद्दे पर भड़की इस हिंसा के पीछे माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फहीम खान का सीधा हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। नागपुर पुलिस ने फहीम खान और उसके साथी शमीम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत देशद्रोह का केस दर्ज किया है। ये धारा देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उसको चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ लगाई जाती है। साइबर उपायुक्त लोहित मतानी के अनुसार फहीम खान इस षड्यंत्र का मुख्य मास्टरमाइंड है। उसके साथ 6 अन्य गद्दारों पर भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। सोमवार रात नागपुर को जलाने वाले दंगों के 172 से अधिक उकसाने वाले वीडियो जब्त किए गए हैं। सोशल मीडिया पर आंख भड़काने वाले 50 दंगाइयों के खिलाफ मामला दर्ज है। ये बढ़ चुका है मामला इससे भी और ज्यादा। देखिए, और भी लोगों के खिलाफ केसेस हैं और पुलिस जल्द ही इन्हें हिरासत में लेगी। 230 संदिग्ध अकाउंट्स को ट्रैक किया जा चुका है, जिससे दंगों की भयानक तस्वीरें और वीडियो वायरल किए गए थे। नागपुर पुलिस को इस दंगे के बांग्लादेश कनेक्शन का भी सुराग मिला है। पुलिस के हाथ एक ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स लगे हैं जिनके तार बांग्लादेश कट्टरपंथियों से जुड़े हो सकते हैं। इन अकाउंट से ही नफरत भरे वीडियो वायरल किए गए, जिससे नागपुर की शांति जलकर वो राख हो गई। अब पुलिस इन गद्दारों की जांच में जुट गई है। नागपुर की गलियों में आग, पत्थरबाजी और तबाही का नंगा नाच हुआ। मुख्य बाजार बंद पड़े हैं, गरीबों का रोजगार तबाह हो गया है। जिहादियों द्वारा की गई इस हिंसा ने पूरे शहर को बंधक बना लिया। पुलिस भले ही अब हालात काबू में होने का दावा कर रही हो, लेकिन सच ये है कि एक चिंगारी भी इस शहर को फिर से जलाने के लिए काफी है। इसलिए प्रशासन कर्फ्यू में ढील देने का जोखिम वो उठाने को तैयार नहीं है। नागपुर की सड़कों में फिलहाल शांति है, लेकिन ये शांति एकदम कब्रिस्तान जैसी है। पुलिस पूरी ताकत से हालात काबू करने में जुटी है, लेकिन सवाल यह है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वाले गद्दारों को कब तक बख्शा जाएगा। हम तो कहते हैं ऐसे पैटर्न को समझना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई ये दोबारा कैसे ना हो। इसी पर प्रतिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। अब प्रतिक्रियाएं सुनिए।
टेरर एंगल का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये एंगल जरूर है कि जो वायलेंस जो हुआ है उसको ग्लोरीफाई किया गया और उसको और फर्दर वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया गया। और जिस तरीके से अगर पुलिस पर पथराव उस दिन हुआ था तो उस चीज को उन्होंने ग्लोरीफाई किया और उसको उन्होंने कहा कि ये सही हुआ और ये होना चाहिए। सबकी जानकारी हमने मांगी है, जैसे ही जानकारी आएगी आज या आज शाम तक या कल तक उन सबके नाम भी सामने आ जाएंगे। आक्षेपार्ह पोस्ट मिले हैं उसके अकाउंट पे, आक्षेपार्ह पोस्ट मिले हैं, वायलेंस वाले पोस्ट मिले हैं और ये उसमें जो पोस्ट मिले हैं उसकी वजह से ये घटना हुई है और क्या कहते हैं बड़ी है, ये इसमें कहा जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे, अगला मुद्दा ये भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की। दिशा सालियान के पिता ने बेटी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है, साथ ही मौत की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में बुधवार 19 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दिशा सालियान के पिता ने शिवसेना के आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या की गई है। मालूम हो कि करीब 3 साल पहले बीजेपी नेता नीतीश राणे ने आरोप लगाया था कि दिशा सालियान की गैंगरेप के बाद हत्या की गई। हालांकि तब दिशा की मां और पिता ने नीतीश के खिलाफ ये कहते हुए केस दर्ज करवा दिया था कि ये उनकी बेटी को बदनाम करने की साजिश है, पर अब पिता का कुछ और ही कहना है। उन्होंने बेटी की मौत की नए सिरे से जांच का आग्रह किया है और कहा है कि उन्हें नजरबंद करके पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को सच मानने के लिए मजबूर किया गया था। दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड स्थित एक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। कहा जाता है गिरकर मौत हुई थी, लेकिन यह भी क्लियर नहीं था। तब पुलिस ने इसे सुसाइड का केस बता दिया था। दिशा के माता पिता ने भी जांच पर संतुष्टि दिखाते हुए इसे सुसाइड का केस मान लिया था, पर अब गैंगरेप के बाद हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। दिशा के पिता ने दायर याचिका में मुंबई पुलिस, तत्कालीन मेयर किशोरी पेडनेकर, एक्टर डीनो मौर्य और सूरज पंचौली पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दिशा के पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि मुंबई पुलिस और किशोरी पेडनेकर ने उन्हें गुमराह किया और दबाव बनाया। इसके बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि आदित्य ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिशा सालियान की हत्या की गई थी। सोसाइटी का जो विजिटर रजिस्टर था उसके पन्ने फाड़ दिए गए और सीसीटीवी फुटेज तक जो है वो डिलीट कर दी गई। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। नीतीश राणे ने 2 साल पहले कहा था कि दिशा ने 100 नंबर 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर सारी बात बताई थी और मदद मांगी थी। चूंकि ये कॉल रिकॉर्डेड था, इसलिए पुलिस के पास जरूर जानकारी होगी। नीतीश राणे ने यह भी कहा कि वो सीबीआई की मदद करने को भी तैयार है। वहीं पुलिस ने दावा किया था कि दिशा सालियान करियर को लेकर दबाव में थी और इसलिए सुसाइड किया। पर दिशा की मौत के कुछ दिन बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें वो पार्टी करती नजर आई। इसे उनकी मौत से 1 घंटे पहले का बताया गया है। अब वीडियो में दिशा काफी खुश नजर आ रही थी और साथ में उनके बॉयफ्रेंड भी रोहन भी थे। पुलिस ने बताया था कि दिशा ने मौत से पहले लंदन में एक दोस्त को फोन किया था और कहा था कि उन पर काम का काफी दबाव है और बाद में फिर वह मृत मिली थी। दिशा की मौत के 6 दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। अब इस मामले पर प्रतिक्रियाएं क्या सामने आई हैं, जरा प्रतिक्रियाएं भी एक बार सुनिए। नाम उसके पिताजी ने लिए, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो, उसके पिताजी ने नाम लिए, तो भी आप बोलते कौन मास्टरमाइंड है? कौन होएगा मास्टरमाइंड? कौन होएगा ना? आज क्यों सेल यस्टरडे द फादर हैज टेकन नेम्स। अब और आपको क्या चाहिए प्रूफ? उसमें ना नीतीश राणे ने नाम लिया है ना किसी और ने, उसके पिताजी ने नाम लिया है। जिसने अपनी बेटी खोई है ना, उसके पिताजी ने नाम लिया है। Rather than chasing me or chasing us, you should find where is he? Where is Aditya Thackeray? Why is he not answering from last night? Why is he not coming in front of the public? Why isn't the Uddhav Thackeray family coming out and saying ये मेरे बेटे के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं ये गलत है? क्यों नहीं हम लोग को रॉन्ग कर रहे? आप ढूंढना चाहिए, थोड़ा भाईकाला में जाइए। भारतीय जनता पार्टी वेरी गुड, पॉलिटिकल आरोप नहीं है। उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे। आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है, तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी?
उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन करके फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं 2 बार किया था। आपको भी 2 बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप। हे संरक्षण दिलं कोणी? हे संरक्षण दिलं कोणी? आणि मग जे उखडा म्हणणार आहेत ना, एकदा काय आम्ही तुम्हाला कालच बोलले, परवाच बोलले, उखडाचं तो उखडून टाका. कोणी शिवप्रेमी हा औरंगजेबाचा प्रेमी असूच शकत नाही. त्याच्यामुळे थडगा उखडाचं जरूर उखडा, पण दुतोंडी भूमिका घेऊ नका. म्हणून मी परत एकदा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला खास धन्यवाद देतोय की त्यांनी तरी कान टोचलेत. आता हे टोचलेले कान किती काळापर्यंत उपयोगी पडतायत ते बघूया. का 30 तारखेनंतर परत आणखीन काहीतरी होईल हे सुद्धा पाहण्यासारखं असेल. चलिए, इस मामले पर विस्तार से हमने आपको जानकारी दी, नीतीश राणे का बयान भी आपको सुनाया। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बात कर्नाटक की। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को एक अजीब प्रस्ताव आया। सोचिए, बहुत अजीब है, ध्यान से सुनिएगा। जनता दल सेक्युलर के विधायक एमटी कृष्णप्पा ने सरकार से पुरुषों को हर हफ्ते, सोचिए, पुरुषों को सरकार से हर हफ्ते 2 बोतल शराब मुफ्त में देने की बात कही है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरकार महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दे रही है। ऐसे में उनकी मांग थी कि पुरुषों को भी कुछ मिलना चाहिए। विधायक के इस प्रस्ताव से कर्नाटक विधानसभा में खूब हंगामा हुआ और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों पर बहस छिड़ गई। विधायक ने क्या तर्क दिया वो भी आपको बताते हैं। एमटी कृष्णप्पा ने कहा कि सरकार महिलाओं को मुफ्त बिजली, मुफ्त बस यात्रा और 2000 रुपए दे रही है। ये सब जनता का पैसा है। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब पीते हैं उन्हें हर हफ्ते 2 बोतल मुफ्त में मिलनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि पुरुषों को हर महीने पैसे जो है कैसे दिए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें कुछ देना चाहिए, जैसे कि हर हफ्ते 2 बोतल शराब। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ये काम सोसाइटियों के माध्यम से कर सकती है। कृष्णप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से हाल ही में एक्साइज रेवेन्यू के लक्ष्य को 36,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने पर यह टिप्पणी की। विधायक के प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है वो जान लीजिए। उनके इस प्रस्ताव पर कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आप चुनाव जीतें, सरकार बनाएं और फिर ऐसा करें। हम तो लोगों को कम शराब पीने के लिए कह रहे हैं। स्पीकर यूटी खादर ने भी इस विचार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 2 बोतल दिए बिना ही हम परेशान हैं। अगर हमने मुफ्त में शराब दे दी तो क्या होगा? कृष्णप्पा ने यह भी दावा किया कि कई विधायक खुद शराब पीते हैं। उन्होंने एक पूर्व विधायक की शराब पीने की आदतों पर भी टिप्पणी की। उनकी इस बात का महिला विधायकों ने विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि कृष्णप्पा सभी को एक जैसा बता रहे हैं और उन महिला विधायकों को अनदेखा कर रहे हैं जो शराब नहीं पीती हैं। इस बहस से कर्नाटक की आर्थिक नीतियों पर चल रही चर्चा और तेज हो गई है। कांग्रेस सरकार की मुफ्त बस यात्रा और महिलाओं को नगद सहायता जैसी योजनाओं को सामाजिक कल्याण के उपाय बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष और आलोचकों का कहना है कि ये योजनाएं आर्थिक रूप से एक बोझ हैं। अब शराब का मामला, एक नया मामला सामने आया। ये खबर भी हमने आपको बताई, विस्तार से समझाई। यह मामला शराब की बोतलों को देने का था। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का भी रुख करेंगे, जहां पर इजराइल की बात आपको मैं बता दूं कि आईडीएफ ने गाजा पट्टी के सेंट्रल और साउथ हिस्सों में एक बार फिर टैंक उतारकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ का उद्देश्य नॉर्थ और साउथ गाजा के बीच एक बफर जोन बनाना है और इजरायली बॉर्डर से सटे सिक्योरिटी जोन का विस्तार करना है। आईडीएफ की 252वीं डिवीजन ने नेत्जारिम कॉरिडोर में प्रवेश कर लिया और आधे से ज्यादा इलाके पर कब्जा भी कर लिया। नेत्जारिम कॉरिडोर नॉर्थ और साउथ गाजा को अलग करने वाला अहम क्षेत्र है। इजरायल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गाजा में हमास के प्रधानमंत्री इसाम देब अब्दुल्ला अल जो दालीस है उसको मार गिराया। आईडीएफ ने बीते बुधवार को अब्दुल्ला की मौत की पुष्टि की। अब्दुल्ला ने जुलाई 2024 में रूही मुश्ताहा की मौत के बाद हमास की सत्ता संभाली थी। वो गाजा में हमास की सरकार चलाने के साथ संगठन और लड़ाकों की गतिविधियों की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। पिछले 24 घंटे में इजरायल ने हवाई हमलों में हमास के 3 बड़े आतंकियों को भी मार गिराया। इनमें हमास के कमांडर और पॉलिटिकल लीडर महमूद मारजूक अहमद, अबू वतवा, बहजाद हसन, मोहम्मद अबू सुल्तान और अहमद ओमार अब्दुल्ला अल हाता शामिल हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हमास को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बीते मंगलवार को कहा कि इजरायल हर हाल में हमास को पूरी तरह खत्म कर देगा। गाजा में युद्ध दोबारा शुरू करने और इजरायल की खुफिया एजेंसी शिन बेट के चीफ रोनान बार को हटाने के फैसले के विरोध में बीते बुधवार की रात यरूशलेम में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने अटॉर्नी जनरल गली बहराव मियारा को पद से हटाने के फैसले का विरोध किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। सड़कें जाम करने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
अटॉर्नी जनरल मियारा ने शिन बेट चीफ रोनान बार को हटाने के फैसले को अवैध करार दिया था। चलिए, ये तमाम मुद्दे आपको बताए, विस्तार से समझाए, तो ये बात जरा ध्यान की है कि भाई हर मुद्दे पर आपको स्पेशली हम ग्राफिक्स भी दिखाते हैं, विस्तार से समझाते भी, लेकिन समय इतनी अनुमति देता है आज आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। तब तक के लिए जनमत में मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।